स्टेजेस हैं, और ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये जेंट से अलग है। बचपन, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मदरहुड, मेनोपॉज एंड एल्डरली, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है महिला के जीवन में, ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आते हैं। जेंट्स के लाइफ में इस तरह के इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है। हम एडल्ट बनते हैं जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, और उसके बाद हमारा लाइफ लगभग वैसे ही रहता है। हम नौकरी करते हैं, हम फादरहुड एंजॉय करते हैं, और ओल्ड एज। लेकिन फीमेल्स के लिए ये जर्नी इतना आसान नहीं है। हर एक स्टेज में उनको बहुत सारे सफरिंग्स होते हैं। प्रेगनेंसी और मदरहुड, ये दो दो जो दो स्टेजेस जो फीमेल्स के लाइफ में हैं, ये बहुत ही मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है, पेनफुल है, इजी नहीं है। और इस दौरान उनको एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। एंड वंस अगेन 40 के आसपास में फिर मेनोपॉज। दिस इज अगेन वन ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ ऑफ ए फीमेल। सो इस चैलेंजेस के दौरान उनके बॉडी में बदलाव आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सोसाइटी में हमने कभी भी इन चीज़ों को, uh, इसके बारे में कभी बात नहीं किया। फीमेल्स हैड ओनली बिन हैंडलिंग दिस अलोन। जो भी महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप से इन स्टेजेस को हैंडल किया। विद ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के एक्सेस के साथ साथ, अवेयरनेस के साथ साथ, मेडिकल एजुकेशन इजी होने के साथ साथ, स्कूल और कॉलेजेस में इन चीज़ों को डालने के साथ साथ, अभी धीरे धीरे लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ये जो स्टेजेस हैं इसमें फैमिली सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, घर के लोगों का सपोर्ट चाहिए, और उस सपोर्ट से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजी हो सकती है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कम नहीं कर सकते ओनली विद सपोर्ट। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो पेन होता है, जो स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, पेन होता है, वॉमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं, मूड स्विंग होता है, इन चीज़ों को आप सिर्फ काउंसलिंग से ख़त्म नहीं कर सकते। लाइकवाइज मदरहुड के दौरान, डिलीवरी के बाद का 1-2 साल जब उनको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, देन अगेन मेनोपोज, ये 2-3 साल जहाँ पे बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, न्यूरो ट्रांसमीटर के बदलाव, उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो मॉडर्न स्टडीज कहती है कि काउंसलिंग के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के जरिए उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन बेहतर हो सकता है। फीमेल्स के लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं उसमें ये सारे पर्टिकुलर बदलाव होते हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल बदलाव। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आपको कभी मौका मिले देखना, एनाटॉमी ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी, ऐसा डालना आप, एब्डोमेन का फोटो दिखेगा। हमारी जो अभी बॉडी का जो एब्डोमिनल पार्ट है उसमें इंटेस्टाइन है। सीने से लेकर, चेस्ट के मिडिल से लेकर नीचे वाला पार्ट में इंटेस्टाइन है। यहाँ से ऊपर में 2 लंग्स है, हार्ट है, उसके जस्ट बिलो में लिवर है, लिवर के साथ पैंक्रियास है, गोल ब्लैडर है, इस साइड में स्प्लीन है, इंटेस्टाइन फैला होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीजें कॉम्प्रेस होकर ऊपर आ जाती है, और लोअर एब्डोमेन का पूरा जगह यूटेरस ले लेती है। सो पूरी इंटेस्टाइन कॉम्प्रेस्ड हो जाती है, जिससे हमेशा आपको अपर एब्डोमेन में एक दबाव, एक प्रेशर महसूस होता है। एंड दे कैरी दिस फॉर अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक, यानी एटलीस्ट 3 to 6 months दे कैरी दिस। इसके लिए उनके स्टोमक में हमेशा दबाव होता है, खाने खाने का मन नहीं करता, यूरिनरी ब्लडर में प्रेशर रहता है, सो मेनी चेंजेस इन द एब्डोमेन। हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेनोपॉज, साइकोलॉजिकल चेंजेस। बहुत सारे फीमेल्स को ट्रॉमा आते हैं, कि उठ नहीं पाएंगे, खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उठना बैठना जब आपका इजी नहीं होता, उनको ट्रॉमा होता है। फिर ये भी एक ट्रॉमा होता है कि सिजेरियन होने वाला है। फिर डिलीवरी के बाद बच्चा सो नहीं सोता है, दिन में आपको ये ख्याल आता है कि रात को बच्चा नहीं सोएगा, फिर उसको टाइम टू टाइम फीडिंग करना पड़ेगा। इस छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारे ट्रॉमा आते हैं। बिहेवियरल चेंजेस, अब सडनली एक बहुत ही
नॉर्मल जिंदगी से, जहाँ पे आप अपना ध्यान रखती थी, आप अपने बारे में सोच सकती थी, यू टुक केयर ऑफ यू, आपने अपने आप को देखा, ध्यान दिया, अपना ख्याल रखा, सडनली सब कुछ खत्म हो जाता है, एंड ओनली थिंग यू कंसर्न इज योर बेबी। 2 साल ऐसा ही बीतता है। ये सारे जो चेंजेस होता है, ट्रस्ट में दिस इज नॉट इजी। इस दौरान फैमिली सपोर्ट, फैमिली केयर, लोगों का मदद, लोगों का केयर करना, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना, ऑफ कोर्स साथ में 2-4 ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। इससे इनके लाइफ और ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो सकती है। ग्लोबली अगर हम फीमेल्स के हेल्थ चैलेंजेस को देखें, ये टॉप 10 हेल्थ कंसर्न है फॉर फीमेल। इंडिया में भी सिमिलर है। सबसे पहला जो सबसे खतरनाक हेल्थ चैलेंज है, हेल्थ इशू है आज के टाइम में, वो है कैंसर। कैंसर बहुत खतरनाक तरीके से फीमेल्स को होने लगी है। आप लोगों को शायद अभी हाल ही में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन को इनिशिएट कर रही है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मेडिकल साइंस स्टडीज ये कहती हैं ये वायरस इन्फेक्शन के कारण पेल्विक कैंसर की चांसेस, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, लोअर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया की कैंसर की चांसेस बढ़ जाती है। सो इस वैक्सीन से इस इन्फेक्शन और इस कैंसर को रोकने का संभावनाएं हैं। फीमेल्स में कैंसर, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, सबसे ज्यादा होती है। नंबर ऑफ ऑकरेंस एंड नंबर ऑफ डेथ भी हाईएस्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू आज भी हमारे देश में मेजर कंसर्न है। ताजुब हुआ आपको सुन के, कितने तरक्की के बाद भी आज भी 50% फीमेल्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आज भी हॉस्पिटल में डिलीवरीज कम होते हैं। आई मीन 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं होते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला को टाइम टू टाइम उनके विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, टिटेनस के इंजेक्शंस टाइम टू टाइम नहीं मिलते हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन ऑन टाइम नहीं होता है, वैक्सीन। प्रेगनेंसी के दौरान उनकी काउंसलिंग, उनका पर्सनल केयर, हाइजीन का ध्यान रखने के लिए, ये सब सिखाने के लिए भी उनका काउंसलिंग नहीं होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू से धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रही है, बट आज के टाइम में भी बहुत सारे प्रिवेंटेबल डेथ प्रेगनेंसी के दौरान होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपरटेंशन, एडिमा एक्सेट्रा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ डिलीवरी, प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ नहीं है, हाइजीन रिलेटेड बहुत कंसर्न है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना, ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलता है। अनवांटेड या फिर अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, एंड देन उसको अबॉर्ट करना, इस दौरान भी हेल्थ के इश्यूज आते हैं। और ये सारा चीज कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन के साथ जुड़ा है, और हम इसके बारे में बात जनरली नहीं करते हैं। आज भी हमारे घरों में फीमेल या जो छोटी बच्चियां हैं, जो 10 साल 12 साल के, जिनको अभी प्यूबर्टी होने वाला है, उनकी ये सारी चीजें हम बहुत डिसेंसी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ नहीं सिखाते, हम चोरी छुपे सिखाते हैं, अकेले में सिखाते हैं। बट आई थिंक दे शुड बी टॉट विद डिग्निटी। जैसे हमारे बॉडी के दूसरे फंक्शन है, दिस इज देयर फंक्शन। जब तक हम इनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ नहीं सिखाएंगे, तब तक ये चीजें खुल के कभी किसी के सामने नहीं आएगी। HIV बहुत अ, आजकल थोड़ा सा इसका अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट है। आई थिंक मणिपुर और मिजोरम इज द स्टेट विद हाईएस्ट केसेस ऑफ HIV, इतने अवेयरनेस होने के बावजूद। इसका भी कारण लैक ऑफ अवेयरनेस है। बहुत बार द मदर कैरीज HIV वायरस अननोइंगली, और वो बच्चों तक भी चला जाता है। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज, जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल होगा लिकोरिया। जनरली लिकोरिया का ट्रीटमेंट हम फीमेल्स का एंटीबायोटिक से कराते हैं। हस्बैंड का जब तक हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हस्बैंड इज द साइलेंट कैरियर ऑफ द लिकोरिया वायरस और ऑर्गेनिज्म। हमने वाइफ का ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन हस्बैंड वाज द कैरियर, सो कुछ महीनों बाद, दिनों बाद, वापस शी विल बी गेट इन्फेक्टेड, शी विल गेट इन्फेक्टेड विद द सेम स्पेशीज। तो हम जब तक इन डिजीज, इन चैलेंजेस के बारे में प्रॉपर गाइडेंस, इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं देंगे, तब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हमें लगता है, जो भी जेंट्स से, हमें लगता है कि
जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हर किसी का लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल है एंड हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। फीमेल की लाइफ की अपनी ही स्टैंडर्ड है, अपने ही चैलेंजेस हैं, अपनी ही उसमें हार्डनेस है। जेंट्स के लाइफ में अलग से उनकी चैलेंजेस अलग हैं। हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। जेंट्स के लाइफ में आप देखो, सबसे बड़ा जो उनके ऊपर में बर्डन है टू अर्न फॉर द फैमिली, और वो बहुत मुश्किल काम है। किसी ने मुझसे कहा था कि कभी जेंट्स का भी सेशन अगर हम जरूर करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। हमें पता है कि अ, किसी का मंथली एक बजट का अगर छोटा सा अमाउंट उस महीना आप नहीं कमा पाए, आप नहीं जुटा पाए, आपको कितना स्ट्रेस होता है। आप कहाँ तक सोच लेते हैं, बच्चों का स्कूल का क्या होगा, घर का राशन पानी का क्या होगा। अभी हाल ही में हमने देखा, एलपीजी की क्राइसिस के कारण बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हुआ, डेथ भी हुआ। सो रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरत है वो पूरा करते करते एक नॉर्मल सा स्ट्रेस बन जाता है जेंट्स के लाइफ में। और जब वो रिक्वायरमेंट आप पूरा नहीं कर पाते तो एक बहुत बड़ा लोड आपको महसूस होता है। तो हमारी नज़रों में हमें ये लगता है कि फीमेल की लाइफ इजी है। उनको ना बाहर जाके कमाना है, ना स्ट्रेस लेना है, ना पैसों की कमी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी है। बट फीमेल की जो चैलेंजेस वो अलग है, और दे आर इक्वली बिगर इन साइज। उनके लिए डेली रूटीन लाइफ भी चैलेंजिंग है। सबको सब कुछ रेडी करके देना ऑन टाइम, घर को साफ सुथरा रखना, बच्चों की स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, घर को क्लीन करना, राशन पानी, बिलिंग्स एक्सेट्रा, क्लीनिंग एक्सेट्रा। उनके लिए यही चैलेंजिंग है। जैसे जेंट्स के लिए एक महीने का थोड़ा सा इनकम कम हो गया इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। एग्जैक्टली फीमेल्स के लिए एक दिन का कोई एक छोटा सा कम रह गया, उनके लिए उतना ही बर्डन लगता है। बिकॉज दिस इज देयर रूटीन और ये हमारी रूटीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स भी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मेंटल स्ट्रेस से गुजरती है। कोई काम ना होना, कल के लिए तैयारी करना, खाने पीने में कुछ कम हुआ, चेंजेस हुआ, बच्चों का स्कूल, उसका रिजल्ट, उसके कंसर्न। तो मेंटल हेल्थ फीमेल जो होम मेकर्स है, जो हाउस वाइफ है, हर रोज थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज के टाइम में हम देखोगे 40 के आसपास में ओबिसिटी, डायबिटीज, जॉइंट्स की प्रॉब्लम कॉमन होती है। बीइंग यंग एंड गेटिंग ओल्डर दोनों ही चैलेंजिंग है। सो ये कॉमन कंसर्न है। सारे चीज़ों के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, और पर्सनल केयर के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम आज कैंसर के बारे में बात करेंगे एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज वाला तीसरी देश है, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स पाई जाती है तीसरे नंबर पे। और इसमें मेल फीमेल बच्चे सारे पेशेंट्स शामिल हैं। जेंट्स को जनरली ओरल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर सबसे ज्यादा होती है। बच्चों को ब्रेन ट्यूमर और बोन मैरो के कैंसर सबसे ज्यादा होती है। फीमेल्स में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होती है और कोलोरेक्टल कैंसर होती है। 2022 के एक स्टडी के हिसाब से पूरी दुनिया में 1 लाख, ये 2022 की डाटा है, ये फीमेल्स की कैंसर का डाटा मैं बता रहा हूँ। और राइट साइड में एक फोटो है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि हम कैंसर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। 2022 में हर 1 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट में 1 लाख, जहाँ पे 1 लाख लोग हैं वहां में करीब करीब 200 लोगों को कैंसर डायग्नोसिस होता है। उसमें परसेंटेज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से आप लो, ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज दोनों को होता है। 186 एंड 200 आप ऑलमोस्ट सेम सेम ले सकते हैं। राइट साइड के फोटो को देखेंगे, 50 से 70 की उम्र की जो फीमेल्स हैं, ये इंडिया के स्टेटिस्टिक्स हैं। सबसे ज्यादा फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है 27%। फिर सर्विक्स की कैंसर 16%, ओवरी की कैंसर 5%, लिप ऑरल कैविटी यानी मुंह का कैंसर 5%, 5.5%, लंग्स की कैंसर 3%, इसोफेगस की कैंसर यानी फूड पाइप की कैंसर 3%, कोलोरेक्टम की कैंसर 3.6%, और दूसरे अलग अलग कैंसर ऑलमोस्ट 33%।
सो अकेला ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ऑल द रेस्ट ऑफ द कैंसर। आप ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और ओवरी को साथ में ले लेते हैं तो दिस इज 50%। सो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, 50% कैंसर वही ऑर्गन्स में होती है, और सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को इसलिए नजरअंदाज किया जाता है कि हमारे देश में एक कॉमन सी धारणा है, जब तक बीमारी सीरियस नहीं होते हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम जानबूझकर साल में एक दो ऐसे ही कोई डायग्नोसिस नहीं करते। और इस तरह का जो डिजीज है जहाँ पे फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात आती है, वहाँ में भी हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टैबू मानते हैं कि मेल डॉक्टर के पास नहीं जाना है, फीमेल डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको अच्छी तरह से चेक करेंगे, वो भी बहुत सारे घर वालों को, गार्जियन को मंजूर नहीं है। सो कैंसर इंडिया में हमेशा लेट डायग्नोसिस होती है, खास करके फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर। इसका एक छोटा सा घर का उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अपने हाथों से अपने छाती को ऐसे टच करते हैं, ऐसे छू सकते हैं। फीमेल्स ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट लम्प्स को ऐसे डिटेक्ट कर सकती है। और मुझे लगता है हर महीने में एक दो बार आपको ये जरूर करना चाहिए जब आपका उम्र 35+ हो। आप खुद टच करके महसूस कर सकते हैं, अगर वहां में कोई हार्ड लम्प, सॉलिड मांच, ऐसा कोई सख्त चीज आपको महसूस होता है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है, एक मेमोग्राफ होता है, साल में एक बार जरूर करें। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। सो हर महिला सिर्फ इतना करे कि महीने में एक बार आप अपने हाथों से चेक करें कि आपके चेस्ट में, ब्रेस्ट में कोई लम्ब, कोई हार्ड ऐसा मास अगर आपको छूने से महसूस होता है, आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हो सकता है कि इससे आप कैंसर को रोक पाए। सो बी वेरी केयरफुल। और ये सेल्फ हेल्थ एस्टिमेशन है जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फीमेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, देन सर्विक्स एंड देन ओवरी। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं कि आपके चेस्ट में, ब्रेस्ट एरिया में और अंडर आर्म, इस पार्ट में और चेस्ट वाले पार्ट में आपको लंप या हार्डनेस महसूस हो सकता है। आपको चेस्ट में एक टायर्डनेस, एक पेन, इन्फ्लेमेशन, छूने से दर्द होना, इस तरह का एक पेनफुल फीलिंग आएंगे। उस एरिया के आसपास के स्किन में आपको चेंजेस दिखेंगे। स्किन थोड़ा सा रेड हो जाएगा। हो सकता है आपको दिखेगा स्किन जैसे कहीं पर अगर आपको चोट लगे, नया स्किन आता है, पुराना स्किन निकल जाता है, उस तरह के मॉडलिंग जैसा आपको दिखेगा। निपल एरिया में अनयूजुअल डिस्चार्ज दिख सकता है। जो लैक्टेटिंग मदर से ये भी मिस हो जाते हैं, उनको लगता है ये नॉर्मल सिक्रेशन है, मिल्क है, बट सम टाइम इट मे नॉट बी मिल्क। सो कोई भी अनयूजुअल कलर चेंज होना, शेप चेंज होना, पेन होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, डिस्चार्ज होना, आपको इसको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। 2015 और 20 का कुछ स्टेटिस्टिक्स है, लेफ्ट साइड के डाटा को पहले चेक करते हैं। फीमेल्स में कैंसर के डाटा 2015 और 2020 का। जो ब्लू बार है वो ब्रेस्ट कैंसर, जो ऑरेंज बार है वो सर्विक्स, एंड द ग्रे वो है ओवरी के कैंसर। 2015 के मुकाबले 25 के डाटा को आप देखो, जहां पे 1.5 लाख केसेस आते थे ब्रेस्ट कैंसर की, स्लाइटली मोर देन 1.5 लाख। आप 1.7 लाख ले सकते हो, 1,70,000। 2015, 2025 में ये करीब करीब 2,25,000 हो गया है। यानी 50,000 से ज्यादा केसेस आना शुरू हो गया, 50,000 मोर केसेस एड ऑन हो गया है। लाइकवाइज सर्विक्स की कैंसर में भी, जहाँ पे 50-60 हजार केसेस आते थे, अभी करीब 70 से 80 हजार केसेस आने लगे हैं। ओवरी की कैंसर भी, जहाँ पे 30,000 के आसपास या 20,000 के आसपास आता था, इट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50,000 केसेस नाउ। राइट साइड में एक और फोटो है। इसमें कहा गया है, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ये बताया गया है। एवरी 4 मिनट ए वुमेन इन इंडिया इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। हर 4 मिनट में, हर 4 मिनट में, यानी इस 1 घंटे के सेशन में 15 लोगों का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ केसेस इतना ही है, ये डॉक्टर के पास जाके डिटेक्ट होती है। अब मान लेते हैं 100 लोगों को, अगर 100 लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है। अब ये मान सकते हैं कि 400-500 फीमेल ऐसे होंगे जो
जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा या फिर हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा और वो अभी तक डॉक्टर के पास गए नहीं है। जितने लोग डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उससे बहुत कम लोग ही ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए जाएंगे। सो हर 4 मिनट में अगर एक पर्सन को डिटेक्ट होती है, इसका मतलब है कम से कम 8-10 लोग और छूट जाते, वो इसके बारे में बात भी नहीं करते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। हर 28 में से एक महिला को अपने लाइफ के दौरान कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। जितने भी कैंसर फीमेल्स को होती है उसमें से हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑलमोस्ट 35% कैंसर की जो नंबर है वो ब्रेस्ट कैंसर की है। और राइट साइड में एक और फोटो है। यहाँ में ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स, यूटेरस, ये सब मिला के हमने देखा तो ऑलमोस्ट 50% है। ऑन एन एवरेज हर साल जो नंबर ऑफ केसेस डिटेक्ट होती है, ये नंबर ऑफ केसेस की डिटेक्शन सालाना उसका डाटा है। एक साल में फीमेल्स में कौन सा कैंसर की कितने केसेस आते हैं? 1,78,000, आप मान लो ऑलमोस्ट 1.8 लैक्स, 1,80,000 ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है हर साल इंडिया में। करीब करीब 1,35,000 केसेस आते हैं ऑरल कैंसर, लिप कैंसर। 1,23,000 सर्विक्स की कैंसर डिटेक्ट होती है। कोलोरेक्टम 65,000, लंग्स के 72,000। जो सर्विकल कैंसर है, सर्विकल मतलब लोअर एब्डोमेन का लोअर पार्ट, जहाँ पे यूटेरस होती है, ओवरिस होती है, उस पूरे कैविटी को सर्विक्स कहा जाता है, पेल्विक कहा जाता है। पेल्विक्स में आपके सर्विक्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरी होते हैं, और जो यूटेरस के माउथ है उसको सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स के कैंसर भी बहुत कॉमन है, जस्ट नेक्स्ट टू ब्रेस्ट कैंसर। सर्विक्स के कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, उनको लगता है ऐसे ही हुआ होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अनयूजुअल टाइम में ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज में ब्लीडिंग होना, पीरियड के शेड्यूल के बाहर जाके ब्लीडिंग होना, इससे मैटर ऑफ कंसर्न, तुरंत आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड पैसेज, फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, पेल्विक पेन होना। ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स, एबनॉर्मल ब्लोटिंग और स्वेलिंग, आपके लोअर एब्डोमेन में ब्लोटिंग और स्वेलिंग होगा। जैसे हमें पेट में कभी कभी जब इंडाइजेशन होता है जैसे पेन होता है ना, आपको लोअर एब्डोमेन में ऐसा पेन होगा। और ये पेन परसिस्टेंट बहुत टाइम तक रहेगा। खाने पीने में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको जल्दी पेट भर गया ऐसा महसूस होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की फीलिंग्स भी आएगी। आपका वजन भी बहुत तेजी से कम होता जाएगा। यूटेरस के कैंसर के सिम्टम्स ये हैं, अनयूजुअल ब्लीडिंग मेनोपॉज के बावजूद भी, पेन और डिस्कम्फर्ट होगा पेल्विक एरिया में, यूरिनेशन के दौरान, टॉयलेट के दौरान आपको पेन की सेंसेशन होगी। ये कैंसर के ओवरऑल कुछ स्टैटिस्टिक्स है। सो कैंसर फीमेल्स के लिए बहुत जानलेवा है, और जो हमने देखा करीब 1,80,000 न्यू केसेस डायग्नोसिस होते हैं हर साल, उसमें से एक बहुत मेजर नंबर डेथ भी होती है। 1,80,000 केसेस आते हैं सालाना, इससे थोड़ा सा ही कम डेथ भी होती है। और कैंसर की जो सर्वाइवल चांसेस है, यानी हमने कैंसर का इलाज शुरू किया, उनको दवाई देना शुरू किया, अगर उस दवाई से इलाज से 5 साल तक वो जीवित रहते हैं तो हम इसको कैंसर सर्वाइवर कहते हैं। लेकिन कैंसर सर्वाइवर के जो चांस है नंबर से बहुत कम है। सो ऐसे में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, A9 ऑन्को। A9 का मतलब है इसमें 9 सिलेक्टेड पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। उसमें से पहला 3 चीजें GGG, उसके बाद एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद और 3 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। ये एंटी कैंसर का डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता, बट आपकी बॉडी की कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इस सेलुलर एक्टिविटी को बेहतर करता है। जब सेल वक्त से पहले खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसके डीएनए में बदलाव हो, म्यूटेशन हो, वही सेल जाके कैंसर में कन्वर्ट होती है, तो उस चीज को रोकेगा। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को हल्की फुल्की चीजों से एलर्जी हो जाती है, रैशेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, यानी आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पे हमला करता है।
वो हाइपर सेंसिटिव इम्यूनिटी है, उसको भी सप्रेस करने में मदद करेगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, बॉडी में बैक्टीरिया वायरस घुस गया फिर भी ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। दूसरे केस में क्या था, बॉडी अपने ही सेल पे हमला करता है। सो दोनों ही अनवांटेड है। लो इम्यूनिटी को न्यूट्रलाइज करेगा और हाइपर इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करेगा। दिस इज कॉल्ड इम्यूनोमॉड्यूलेटर। एंड देन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी करता है। थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। जी कॉम्प्लेक्स का मतलब है गैनोडर्मा ग्रेप्सिड ग्रीन टी। ये एंटी ट्यूमर है, सेल फंक्शन को अच्छा रखता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी करता है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स कुर्कुमिन लाइकोपिन बायोपिरिन, ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। फ्री रेडिकल भी कैंसर का एक मेजर कारण है। और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। देन बेसिल जिंजर एंड मैंगोस्टीन, बेसिल तुलसी होता है। हमने अभी मलेशिया में मैंगोस्टीन देखे थे। गांव में बहुत सारे लोगों के घर में था, लेकिन हमें जब हमने बचपन में हम अपने दादी के घर में वो खाते थे, हमें नहीं पता था वो क्या था। जब हमने बाद में पढ़ा तो पता था इतना वैल्यूबल चीजें हैं। सो ये सारी चीजें बचपन में या फिर 20 साल 30 साल पहले हमारे घरों में होता था। आज ये सारा गायब हो गया। यही रीजन है कि कुछ बीमारियां ज्यादा होती हैं। सो बेसिल जिंजर एंड मैंगोस्टीन डाइजेशन को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है और स्किन को अच्छा रखता है। सो ये जो A9 ऑंको है, आप किसी भी कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं। ल्यूकेरिया के बारे में बात करेंगे थोड़ा ब्रीफली। ल्यूकेरिया का मतलब एबनॉर्मल डिस्चार्ज हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अगर कोई डिस्चार्ज हो, वेजाइनल डिस्चार्ज हो, उसको हम ल्यूकेरिया नहीं कहते। अगर एबनॉर्मल हो, उसको ल्यूकेरिया कहते हैं। जो नॉर्मल डिस्चार्ज है दैट्स ओके, नॉर्मल डिस्चार्ज है जो होते रहता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण होगा, ओवुलेशन के दौरान बहुत ज्यादा होगा, प्रेगनेंसी के आगे पीछे हो सकता है, आपकी मूड और ब्रेन के स्टेटस पे भी कभी कभार डिस्चार्ज कम ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत पतला होता है, कलरलेस होता है, या फिर थोड़ा सा मिल्की वाइट हो सकता है। इसमें कोई भी ओडर या स्मेल नहीं होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान, ओवुलेशन के दौरान और हार्मोनल चेंजेस में होता है। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज बदल जाए, जैसे ये येलो कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ आ रहा है, ये थिकी स्टिकी हो गया, इसके दौरान आपको बर्निंग सेंसेशन, पेन, इचिंग होता है, और ये थोड़ा सा फ्रोदी टेक्सचर में आता है, दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज लिकोरिया। और ये मेजरली इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके सिम्टम्स हैं कि आपको हमेशा थकावट होगी, कमजोरी लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, सर दर्द होगा, पैरों के नीचे जलन भी होगा, आप कमजोरी थकावट महसूस करोगे, आपको चक्कर भी आ सकता है, एब्डोमिनल एरिया में पेन होगा। इसका कॉमन रीजन है हार्मोनल चेंजेस, पोर हाइजीन, स्ट्रेस। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक डिस्चार्ज होता है दैट इज नॉर्मल, आप उसको मिसअंडरस्टूड ना करें। जब ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, ये सारे कारणों से इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें एक ही प्रोडक्ट काफी है, लेकिन इस प्रोडक्ट को कम से कम 90 डेज तक आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 30 डेज। 90 डेज आप ना भी करें, 30 डेज दिन में 2 बार करके। एंड ध्यान रहे, मेरिड वाइफ शुड कंज्यूम इट विथ हस्बैंड। आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन हस्बैंड इज अ साइलेंट कैरियर, उनसे आपको इन्फेक्शन वापस आ जाएंगे। सो दोनों लोग सुबह शाम 2-2 बार करके 10-10 ml या 15-15 ml आप लगातार 1 महीना आप इसको कंज्यूम करें। ये सिर्फ लिकोरिया को दूर नहीं करेगा, बल्कि आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन को भी कम कर सकता है। सो लिको UT1 एक बहुत हेल्दी टॉनिक है, जो मेरे ख्याल से हर घर में होना चाहिए। इसमें कारुंडा, अश्वगंधा, अशोका, नाग केसर और धाय फूल डाला गया है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट को अच्छा रखता है, इन्फेक्शन को दूर रखता है। फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। लिकोरिया के सिम्टम्स और पेन को कम करता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। थोड़ा सा पर्सनल केयर के बारे में बात करेंगे। हेल्थ के चैलेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मेरा एक सबसे गुजारिश है, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ, जिसके घर में 8-10 साल की उम्र की बच्चियां हैं,
आप अभी से उनको थोड़ा थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सिखाएं कि ये हमारा बॉडी है, दिस आर हैंड्स, ये आंखें, यहाँ पे हार्ट होता है, लंग्स, लिवर, ये ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे काम करते हैं। और उनको ये भी सिखाना होगा कि अ, थोड़ा सा अपने भाषा में कि प्राइवेट पार्ट्स भी होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचेगा तब तक उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बॉडी का ऑर्गन्स और ये इसके फंक्शन। जब उसको प्यूबर्टी शुरू होगा, बहुत बार बहुत सारे बच्चों को, खास करके जिनको ये जानकारी नहीं थी प्यूबर्टी क्या है, ब्लीडिंग क्या होगा, वो पैनिक हो जाते, कहाँ से ब्लीडिंग हुआ, उनको लगता है इंजरी हो गया, अंदर में बहुत कुछ हो गया है। तो वो अवेयरनेस हमें पहले से ही देना चाहिए। और ये किसी और से पता नहीं चलना चाहिए, शुड बी थ्रू फादर एंड मदर ओनली। आपके थ्रू से पता चलेगा, दे विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, वो आपसे आके बात करेगा। तो ये अवेयरनेस अभी से अगर आप शुरू करते हैं, नॉट ओनली विद देम, बल्कि मैं चाहूंगा कि सारे हस्बैंड उन महिला को मेनोपॉज के बारे में बताएं जिनका उम्र अभी 35 के नीचे है। आप उनको पहले से बता दो मेनोपॉज ऐसा होता है, उस दौरान ऐसा होता है, उस दौरान ऐसा होता है, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। सो हेल्थ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी अवेयरनेस। जैसे आप सिखाओगे, एंड दिस द नीड ऑफ आवर, इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यूबर्टी के दौरान बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम इमोशनल फीलिंग्स आएंगे। और उस वक्त बच्चे एक अच्छे दोस्त की तलाश में रहते हैं, जो उनकी बातों को समझे, जो उनको बताए कि ऐसा ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर टाइम ये फ्रेंड उसको बाहर से मिलते हैं, माँ बाप नहीं होते हैं। सो पेरेंट्स को ये चार्ज लेना पड़ेगा कि इस क्रूशियल टाइम में आप उनको सारे बेसिक हेल्थ एजुकेशन, एडल्टहुड के एजुकेशन, हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताएं, एंड लेट देम ग्रो पीसफुली। आप उसको आसानी से बड़ा होने को मदद करें। उसके जो एडल्टहुड है, लेट देम कम इट वेरी स्मूथली। उसको जो भी चैलेंजेस हो गए, जो भी मुश्किल, एक टफ टाइम जो एक आने वाला है, वो आप पहले से उसको अवेयर करें और आप बताएं ऐसा 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 होता है, सो आपको ऐसे ऐसे केयरफुल रहना पड़ेगा। पर्सनल केयर के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ कॉमन जो स्किन डिजीज है फीमेल्स को जो होती है, दिस द लिस्ट। एक्ने, ये अनइनवाइटेड गेस्ट है। हाइपर पिगमेंटेशन, सन डैमेज, एक्जेमा, ऑयली स्किन, प्री मेच्योर एजिंग, मेलस्मा। थोड़ा फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। पहला वाला फोटो एक्ने का है, पिंपल्स। दूसरा फोटो हाइपर पिगमेंटेशन का है। बहुत बार हाइपो पिगमेंटेशन भी होता है, कहीं कहीं पे आपका जो कलर है वो लाइटर बन जाएगा। सनबर्न, एक्जेमा, ऑयली स्किन, प्री मेच्योर एजिंग एंड मेलास्मा। डार्क 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 स्पॉट्स आपको इस एरिया में दिखेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स 13-14 से धीरे धीरे शुरू होते हैं। पिंपल्स आपको 14-15 सालों में आ जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी होता है। एंड 30s के आसपास में आपको हाइपर पिगमेंटेशन, अगर आप बाहर जाते तो सनबर्न होना, एक्जिमा होना, ऑयली स्किन, ये सारे आपको 14-15 साल से लेकर 40 की उम्र के बीच इन एपिसोड्स आपको दिखते हैं। हर एक के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट द रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट हम बात करेंगे, अगर आप 30+, 35+ हैं, द आइडियल एज इज 30+, तो आप यंग फील लेना शुरू करें। 35 में स्किन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है, उसमें एजिंग शुरू हो जाती है। एजिंग इज ए जेनेटिक प्रोसेस। एजिंग ऐसा नहीं है कि हम 60 तक पहुंचेंगे ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बाहर से नहीं होता है, ये अंदर से होता है। आपकी बॉडी को, सेल्स को सिग्नल मिलता है कि वक्त हो गया है बूढ़ा होने का। अगर वो सिग्नल नहीं मिलेगा, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे और आप हमेशा जवान रहोगे। एक नेचुरल फिनोमेनन है, जिससे बॉडी की एजिंग की सिग्नल शुरू होती है, उसका जीन एक्टिवेट हो जाता है। तो यंग फील से हम उस जीन्स को रोक सकते हैं। जिन लोगों का लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है, वो 60 साल में भी 30 या 35 जैसे दिखेंगे। आपको ये ऐसे लोग पहाड़ों में मिलेंगे जहाँ पे हवा पानी बहुत क्लीन है, फिजिकल एक्टिविटी है, उनका रहन सहन बहुत बेहतरीन है। मैंने उत्तराखंड में देखा, मिजोरम के हिल्स में देखा, बहुत सारे अरुणाचल के हिल्स में देखा। वहाँ के लोग आप 50-60 में भी आपको जवान दिखेंगे।
सो यंग फील आपकी बॉडी की उन जीन्स को एक्टिवेट करता है जिससे आपकी बॉडी की एजिंग रुक जाएगी, आप रिवर्स एजिंग में चले जाओगे। सो द राइट टाइम टू स्टार्ट इज बिफोर 35। 35 से शुरू होती है एजिंग। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को कम होते हुए देखा है, एनएमएन को कम होते हुए देखा है। सो राइट टाइम इज 30। 30 से आप इसको शुरू करें। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज मेरिन कोलाजन। आज इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारी स्किन की 3 लेयर होती है। एक्चुअली और भी लेयर्स है, लेकिन हम ऊपर की 3 लेयर की बात करते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है उसमें भी बहुत सारे लेयर हैं। हाइपोडर्मिस फंक्शनल लेयर है। लेट मी चेक, अगर मैं आपको फोटो दिखा पाऊँ। एपिडर्मिस सबसे ऊपर का पतला लेयर है, जहां में कुछ भी फंक्शनल नहीं है। वहां में स्किन के कुछ सेल्स हैं, कुछ लेयर्स हैं, और डेड स्किन वहीं पे रहता है। उसमें पोर्स होते हैं और हेयर्स के टिप होता है। उसके उसके नीचे वाला जो लेयर है डर्मिस, वो बहुत मोटा लेयर है और उसमें बहुत सारे सब लेयर्स हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस आता है, उसके बाद मसल्स आते हैं। सो हाइपोडर्मिस जो मिडिल डर्मिस जो मिडिल लेयर है, वो फंक्शनल लेयर है। इसमें सारे मैकेनिज्म होते हैं। इसमें ब्लड की सप्लाई है, इसमें आर्टरीज और वेन्स है, इसमें हेयर के फॉलिकल्स हैं, इसमें सिबोशियस ग्लैंड है, इसमें सिबम है। सारे फंक्शन यहीं पे होती है। और इसी लेयर में बहुत सारी चीजों को बनाई जाती हैं, जैसे कोलाजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड। ये तीनों चीज यहाँ पे बनती हैं। और ऊपर की जो स्किन है, एपिडर्मिस है, उसको सपोर्ट देती है। अब मान लो ये 3 चीजों का जो मैंने नाम लिया मैट्रिक्स है, कोलाजन, हाइलुरोनिक एसिड और ये मिडिल लेयर में बनेगा और पिलर की तरह काम करके आपकी स्किन को सपोर्ट देगा। जब ये कोलेजन धीरे धीरे वक्त के साथ, उम्र के साथ कम होती है, तो मिडिल लेयर थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसके कारण ऊपर का लेयर अंदर की तरफ घिस जाती है या फिर वो झुक जाती है। उसी को हम रिंकल्स कहते हैं या फिर फाइन लाइंस कहते हैं। स्किन लूज हो जाती है। सो कोलाजन स्किन को टाइटनेस देती है, स्किन को फॉर्मनेस देती है, सॉफ्ट बट टाइट। वो लूज नहीं होगा, उसका शेप मेंटेन होगा, स्मूथ रहेगा, और मिडिल लेयर बहुत हेल्दी रहेगा। सो मेरिन कोलाजन एक बेहतरीन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए। और ये मेरिन कोलाजन, जो कोलाजन हमारे बॉडी को चाहिए, इसको हमने जापानीज कंपनी इंजा से लिया, जो पेटेंटेड है। ये स्किन की जो मिडिल लेयर है उसको सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ बालों के लिए, नाखून के लिए, जॉइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोलाजन 30 के आसपास में हर महिला को, जेंट्स को भी लेना चाहिए, जिनको खास करके जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो। दिन में आप एक बार करके अगर लगातार 3-6 महीना आप लेते हैं, आपकी स्किन की टाइटनेस, कोलाजन की प्रोडक्शन बढ़ेगा, कोलाजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड की कंसंट्रेशन और क्वालिटी बढ़ेगा, जिसके स्किन धीरे धीरे एज रिवर्सिंग में चली जाएगी। सो यंग फ्यूल के साथ साथ मेरिन कोलाजन, और इसको हमने फोर्टिफाई किया है बहुत सारे विटामिन से, विटामिन सी, ई, बायोटिन, कुर्कुमिन, कॉपर और जिंक, जो आपको बहुत सारा फायदा देगा। और इसका बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ क्वार्ट्सी का ये रेंज, जिनका भी उम्र 25 प्लस है, आप ये पूरा रेंज को यूज़ करें। हमने इसको पूरा माइल्ड बनाने की कोशिश की। इसमें विटामिन सी के फॉर्म्स को हमने अलग तरह से डाला है, जिसके कारण सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। सो फिर भी आप लोग इसको यूज करने से पहले एक बार यहाँ पर ट्राई करें, ताकि अगर आप विटामिन सी सेंसिटिव हैं तो आपको कम से कम मात्रा में यूज करना होगा। सुबह, शाम को और रात को सोने से पहले 3 बार सीटीएम हमें 25 साल की उम्र से करना शुरू करना पड़ेगा। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये जो 3 स्टेप हैं, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने का फॉर्मूले हैं। अगर हमने 25 साल से इसको स्टार्ट किया, तो 30, 40, 50 के उम्र में जाते जाते आपकी स्किन नॉर्मल ही रहेगा, इसमें डैमेज नहीं होगा। उस वक्त आपको स्किन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, स्पा पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये कंप्लीट क्योर है स्किन के लिए। डीप क्लिंजिंग करेगा, स्किन का पीएच को बैलेंस करेगा, पोर साइज को सही रखेगा,
इसको मिडिल लेयर को हेल्दी बनाएगा, कोलाजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एंड आपके स्किन को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन भी देगा और एज रिवर्सिंग भी करेगा, और ये प्रोटेक्ट भी करेगा। सो क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये सीटीएम सुबह एक बार करें, दोपहर को एक बार करें, सोने से पहले एक बार करें। साथ में मंथली एक दो बार आप फेशियल भी करें, और ये सोप आप यूज कर सकते हैं विंटर में, या फिर दूसरे सीजन में भी पूरे बॉडी के लिए आप बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। सो 25 ऑनवर्ड्स आप क्वार्ट्सी का इस्तेमाल शुरू करें। उसके साथ दो और स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिनके स्किन में फेस की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ऑयली है, ग्रीजी है, दाग धब्बे है, पिंपल्स है, आप दोनों में से एक, नीम एंड टी ट्री और पपाया कैरेट फेस वॉश। जो पपाया कैरेट फेस वॉश है, ये पपाया और कैरेट के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। दोनों में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी स्किन की जो नेचुरल एक निखर है, रेडियंस है, उसको वापस लौटाता है। ये डीप क्लिंजिंग का काम की करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, पोर्स को क्लीन करेगा, डल स्किन को हेल्दी बनाएगा। बीटा कैरोटीन जो विटामिन जो कैरेट में होता है, उसके कारण विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट भी है, और स्किन के लिए एक बहुत वेरी एसेंशियल विटामिन है, जो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन दोनों का काम आपके स्किन के लिए करेगा। नीम एंड टी ट्री, ये डीप क्लिंजिंग का काम करता है। टी ट्री एंटी कैंसर भी है, एक्नी, ब्लेमिशेस, पिंपल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, हम नीम एंड टी ट्री ले सकते हैं। एक और बेहतरीन फॉर्मुलेशन हमने जो हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया वो है लिपोसोमल सीरम। ये पेटेंटेड है, और इसमें हमने खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। इसमें दो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है जो फ्रेंच से पेटेंटेड है, एसिलिक एसिड और ब्राइटनेल। ये आपकी स्किन की ब्राइटनेस को 150 गुना, 150% यानी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना बढ़ाएगा, और पोर साइज को ऑलमोस्ट 67% कम करता है। सो पेटेंटेड ब्राइटनर इसमें डाला गया है। सो 25 से आप क्वार्ट्सी का इस्तेमाल शुरू करें नॉर्मल स्किन के लिए। किसी की स्किन में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप डर्मासोल के नीम नीम टी ट्री या फिर पपाया कैरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड 30 तक पहुंचते पहुंचते आप सिंपलिज्म सेरम का इस्तेमाल शुरू करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जनरली इंडिया में हमने मेनोपॉज 38 से 42 तक एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकता है। और ये पता चल जाता है, पीरियड मिस होना शुरू होगा, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू होगा, मूड मूड स्विंग होना शुरू होगा, स्लीप डिसऑर्डर होना, स्किन में पैचेस आना, ओबेसिटी, ये सारी चीजें दिखना शुरू हो सकता है, हॉट फ्लैशेस आना। तो 38 के आसपास में आप शुरू करें, जब तक ये पूरा स्मूथली ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, 1 साल तक आप इसको, या 2 साल तक, इट विल टेक एटलीस्ट फॉर 1 to 2 ईयर। सो 38 से लेकर 40 तक आप इसको कंटिन्यू करें। मैम, आप अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। सर मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। जस्ट ए मोमेंट मैम, मैं ओके। इसको रिकॉर्ड करूंगा। मैं मिताली है, मैं संभाजी नगर से हूँ। 1 महीने पहले सर मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और किडनी स्टोन भी हुआ था। तो मैंने फ्लश वन लिया, उससे मेरा स्टोन भी निकल गया 1 मंथ में, और यूरिन इन्फेक्शन भी 10 दिन में मेरा क्लियर हो गया सर। और 10 ही दिन मैंने लुकोयूटिवन लिया था। इतना बेस्ट रिजल्ट मिला सर मुझे उससे, बहुत वंडरफुल। अच्छा मिला। नमस्कार, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, फिर आप अपना टेस्टिमनी शेयर करना, अपना परिचय देते हुए जी शेयर करें। जी सर, मैं गंगानगर से बेसिकली हूँ, और पंजाब और राजस्थान में मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अभी अभी भी मैं ऑफिस में हूँ, क्योंकि अपना नाम बताएं सर। पंजाब। जी, मेरा नाम बूटा सिंह है, और यहाँ पंजाब में ही एक दो पेशेंट ऐसे थे जिसमें ब्रेस्ट में गांठ थी, और एक ही गांव के थे। पहले एक पेशेंट मैंने जिसमें से गांठ में से रेशा आ रहा था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कैंसर है, और कैंसर के सिम्टम है, और बिल्कुल ये ऑपरेट करना पड़ेगा, ये पार्ट्स अलग करना पड़ेगा। तो मैंने सर A9 ओंको और SBTC जूस ये कंटिन्यू करवाया, और साथ में बाद में स्वीट 18 दिया। 3 मंथ ये तीनों प्रोडक्ट दिए, और एक पहले मंथ तो 2 ही प्रोडक्ट दिए थे। तो 4 मंथ में बिल्कुल वो बिल्कुल सही है पेशेंट।
और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आई है। गांठ भी बिल्कुल रिमूव हो चुकी है और रेशा तो पहले ही मंथ बंद हो गया था। और दूसरा पेशेंट था, उसके गांठ ही थी, तो वो मेरे पास टेस्टोमनी पड़ी है और वो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ सर। गांठ के लिए दी थी और साथ में उनका वेट बहुत ज्यादा था और उसमें भी हमने A9 ओंको, SBTC जूस और स्वीट 18 ये तीनों ही प्रोडक्ट दिए थे और उनका 5 kg जो वेट है वो भी लॉस हुआ और गांठ भी बिल्कुल रिमूव हो गई और बिल्कुल अभी वो पेशेंट जो हेल्दी है। वंडरफुल।